ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने इस विषय पर बातचीत करने का मौका दिया। और अपनी एंट्री तो अनंत विजय जी के स्नेह से हो गई, उनका भी आभार। ये मेरे दोनों तरफ तो जो दोनों विद्वान बैठे हैं, एक से मेरा संबंध शिक्षक और छात्र का रहा है, और दूसरे विदुषी जो हैं उनसे मुझे लगता है कि छात्र का रहा होगा, शिक्षक और छात्रेतर का भी रहा होगा। तो मैं दोनों के बीच में हूँ। हिंदी का प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे देखा जाए, कैसे पढ़ा जाए। भाषा का प्रश्न मात्र संवाद का प्रश्न नहीं है। भाषा का प्रश्न जीने मरने का भी प्रश्न है, और इतिहास ने इस बात को प्रमाणित किया है। बहुत हाल की बात है, भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर और पाकिस्तान का विभाजन हुआ भाषा के आधार पर। इसलिए भाषाई अस्मिता न केवल संवाद, साहित्य और सृजन जैसे विषयों पर चलती है, अपितु जीवन के राग रंग को कैसे अभिव्यक्त किया जाए इस मुद्दे पर चलती है। और आप देखें कि पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने हिंदी पर बातचीत की और जिन लोगों ने हिंदी की वकालत की, उनमें से अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं थी। मोहनदास करमचंद गांधी गुजराती बोलते, काठियावाड़ी थे। पटेल गुजराती मातृभाषा थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सन 17 से लेकर 1857 के बीच की हिंदी को आप कैसे देखते हैं कि वो हिंदी किस तरह से हिंदी या स्वाभिमान के लिए किस तरह से उठ खड़ी हुई, या किस तरह से स्वाभिमान वहां से प्रस्फुटित होगा? यह जो पूरा का पूरा परिप्रेक्ष्य है, यह उस सातत्यता में है जो सातत्यता इस देश को भाषाई सातत्यता के रूप में मिली है। 1757 जिसको पलासी का युद्ध कहें आप, और पलासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध, और फिर इस देश में मुगलिया सल्तनत का पतन और पुनः अंग्रेजों का आगमन, आप पूरे के पूरे इस परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो आपको एक खास चीज दिखाई देगी कि जो लोग हिंदी की वकालत कर रहे हैं, जो हिंदी की पक्षधरता कर रहे हैं, वो उनमें से अधिकांश लोग ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद में है। चाहे वो भारतेंदु मंडल के अधिकांश रचनाकार हों, वो गुरु कतवारू मंगरू नहीं थे, वो सब के सब सेठ और रजवाड़ों की दूसरी पीढ़ी थी। आप इसको एक चीज के रूप में पढ़ें, सत्ता बनाम समाज। सत्ता की भाषा मुगलिया सल्तनत में फारसी हो सकती थी, अंग्रेजी सल्तनत में अंग्रेजी हो सकती थी, या उर्दू का वर्चस्व रहा। हमारे यहाँ लैंड डॉक्यूमेंट हैं, जो भूमि के दस्तावेज हैं, वो कैथी में लिखे जाते थे, पर हिंदी भारतीय समाज का संवाद माध्यम बनकर आई थी। हिंदी भाषा की समाज केंद्रीयता से विकसित होती है। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी को लेकर जितनी संस्थाएं हैं, वो सब के सब समाज केंद्रीयता की संस्थाएं हैं। ये अलग बात है कि देश की आजादी के बाद जिन संस्थाओं को समाज की केंद्रीयता में बनाया गया हिंदी प्रचार के लिए, वो सब के सब सत्ता की केंद्रीयता की संस्थाएं बन गई हैं, वो अनुदान प्रेरित संस्थाएं बन गई। मैं जब आपसे यह निवेदन कर रहा हूं सुनीता जी के प्रश्न पर, सुनीता जी के प्रश्न पर, तो मेरा निवेदन यह है कि 1757 से लेकर 1857 तक की हिंदी को भारतीय समाज की समाज केंद्रीयता और समाज भाषा केंद्रीयता के रूप में देखा जाए। दूसरा, सत्ता का प्रश्न
और समाज का प्रश्न। स्वाधीनता किसकी? स्वाधीनता हिंदी समाज की। और यही कारण है कि हिंदी समाज से इतर जो लोग आते हैं वो एक ऐसी भाषा की वकालत कर रहे हैं जिसमें इस देश का मानस बनता और बढ़ता है। मुझे एक प्रश्न है, एक उदाहरण देकर इस बात को मैं आगे आदरणीय और निजेश जी के सामने रखूंगा। आपने सीएन अन्नादुरई का नाम सुना होगा। तमिल में अन्ना बड़े भाई को कहते हैं। आदरणीय गोलवलकर जी और सीएन अन्नादुरई एक मंच पर थे। सीएन अन्नादुरई ने कहा कि तुम हिंदी हम पर थोपोगे, हम चलने नहीं देंगे। आदरणीय गोलवलकर जी बोलने के लिए खड़े हुए। सरसंघ चालक थे, मराठी थे। उन्होंने कहा कि हिंदी का प्रश्न और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रश्न मालकिन और दासी का प्रश्न नहीं है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रश्न बड़ी बहन और छोटी बहन का है। सीएन अन्नादुरई उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा, इफ दैट इज द अप्रोच देन आई सपोर्ट इट। जब हिंदी की वकालत और हिंदी की बातचीत आप करें 100 सालों में 1757 से 1857 के बीच, तो अन्य भारतीय भाषाओं के साथ उसको प्रतिपक्ष में खड़ा करने की कोशिश न करें। दूसरा, हिंदी के प्रश्न पर जब भी आप बातचीत करें तो सत्ता बनाम समाज केंद्रीयता में बातचीत करें, और हिंदी पर जब भी आप बातचीत करें तो इस रूप में बातचीत करें कि देश के राग को, देश के रंग को, देश के मन को एक ऐसी भाषा में बोलने की बात है जो कच्छ से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का व्यक्ति समझ सके। तो बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा चूंकि हिंदी है, तो वह आपके सामने आती है। इसके अवान्तर और अन्य प्रसंगों पर मैं अन्य बिंदुओं पर जब बातचीत होगी तो मैं आपके सामने पुनः रखूंगा। आदरणीय चंदन जी ने एक बात जहां से शुरू की वो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान से टूटकर या अलग होकर स्वतंत्र होकर के बांग्लादेश बना, वो भाषा के आधार पर बना। आज भी विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को जो मनाया जाता है, वो ढाका यूनिवर्सिटी में उसी भाषा आंदोलन, जो भाषा को लेकर के शायद समूचे विश्व में सबसे बड़ा आंदोलन रहा होगा, उसको लेकर के पूरी दुनिया में विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मेरी एक दिक्कत थोड़ी सी और है। मेरी दिक्कत ये है, और आप लोग सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, और असहमत होना भी उतना ही अभिनंदनीय है। हम गुलामी कब से माने? तो क्या पलासी की लड़ाई के पहले हम स्वतंत्र थे? क्या स्वतंत्र देश था क्या? अगर हमारे दिमाग से वो जाले हट जाएं तो 1193 का जो युद्ध है, तराइन के युद्ध हुए पृथ्वीराज चौहान के पश्चात, हम अगर उसको भी अपनी स्वाधीनता मानते हैं तो मुझे लगता है कि स्वाधीनता मानते रहें। फिर गुरु तेग बहादुर जी का के साथ उनका शीश उतारा गया, गुरुद्वारा शीशगंज है, उसका हम क्या करें? गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा जो जमीन दीवार में चिनवाया गया, उसको हम स्वाधीनता माने क्या? और इस संदर्भ में मुझे समूचा भक्ति आंदोलन जो है वो स्वाधीनता की चेतना से ओतप्रोत लगता है। जो लोग ये भ्रम में रहते हैं कि ये कीर्तनीय भक्त कवि थे, कीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, सिर्फ इतना करते थे, शायद उनको उस समूचे भक्ति काव्य का एक नया पाठ करने की जरूरत है। भक्त कवि कहता है, संतन को कहा सीखती सो काम। उसके बाद के कवियों का क्या हाल रहा, तब तक तो शायद आदत पड़ गई होगी। 1757 तक तो शायद कवियों को दरबार में जी हजूरी की आदत पड़ गई थी। लेकिन जो स्वातंत्र की चेतना जो आज अफगानिस्तान के लोगों में दिखाई दे रही है,
निकल पड़ रही हैं घर से बाहर, सामने बंदूकें हैं, तोप है, AK-47 है, राइफलें हैं, टैंक्स हैं और निहायत बर्बरता है। लेकिन वो जो स्वातंत्र की चेतना 2001 के पश्चात की जो पीढ़ी है उसके भीतर जो जन्मी है, जो उम्मीद जगी थी, नहीं, वो जो संघर्ष की चेतना है, जो स्वातंत्र की चेतना है, स्वतंत्र होने की जो चेतना है, वो उस समूचे भक्ति काव्य में दिखाई देती है। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर हमारा सही मायने में देखा जाए तो हिंदी साहित्य, अगर पहले तो कभी शायद चंदन जी पढ़ाया जाता था, अब तो शायद आप लोग और मैं भी उसमें हूँ कि भक्ति काव्य हिंदी का स्वर्ण युग था, अब तो शायद स्वर्ण युग की बात नहीं होती, उसको ये कह करके शायद नकार दिया गया है कि सोने चांदी के चक्कर में हम नहीं पढ़ते। पहले गुप्त काल इतिहास का स्वर्ण काल होता था, हिंदी साहित्य का भक्ति काव्य स्वर्ण युग होता था, अब तो शायद कह दिया गया कि स्वर्ण युग शायद कोई है ही नहीं। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, स्वतंत्र चेतना के बीच और स्वतंत्र चेतना की जो अलग है, जो संघर्ष है, वो अगर आप देखें, मैं आमतौर पे एक बात कहा करता हूँ कि भक्ति की जो परिभाषा है, नारद भक्ति सूत्र में देखेंगे, शांडिल्य भक्ति सूत्र में देखेंगे, तो वो तो देखेंगे जाकर के सा परानि रक्तरीश्वरे तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा, इस तरीके की ब्रह्म और जीव या भगवान और भक्त के बीच का जो अनुरागमय संबंध है वो भक्ति है। तो एकांतिक साधना होनी चाहिए। भक्ति के साथ आंदोलन शब्द कैसे जुड़ गया? आंदोलन शब्द में सामाजिकता छिपी हुई है और संस्कृत भाषा से निकल करके तमाम भक्त काल के कवि अपने जन भाषाओं में, और वो जन भाषा कौन सी है? वो वही जन भाषा है जिसमें मैं और आप बात करते हैं। आज शायद उसी का एक रूप है। मैथिल हिंदी भाषी है, मगही भाषी हिंदी भाषी है, अवधी भाषी हिंदी भाषी है, ब्रजभाषी हिंदी भाषी है, मेवाड़ी हिंदी भाषी है, ये सब हिंदी भाषी हैं। उस भाषा में, जन भाषा में आकर के कवि ललकारता है, एक आत्मबल का संचार करता है, भीतर से वो स्वतंत्र होने की चेतना, भारतवर्ष के भीतर जो भारत की आत्मा है, उस आत्मा से जोड़ने का साक्षात प्रयास करता है वो। और तब आप क्या समझते हैं कि हम कहते हैं कि 1857 का पहले तो गदर ही कहा जाता था, क्योंकि उस दृष्टि से देखा गया। मैं आमतौर पे कहता हूँ, राजा की दृष्टि से देखोगे तो गदर है, और नीचे की दृष्टि से देखोगे तो स्वतंत्रता का आंदोलन है। तो क्या सिर्फ 1857 के पश्चात 1947 तक क्या बीच में कुछ हुआ नहीं? क्या लगातार होता रहा। एक भी जगह ऐसी नहीं है कूका विद्रोह, आप लगातार देखेंगे 1857 के पश्चात 1947 तक, कोई 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ कोई नया शुरू नहीं हुआ, बल्कि वो तो उसको एक लेजिटिमेसी अंग्रेजी शासन को देने के लिए उसकी स्थापना हुई थी। बाद में पदार्पण जब हुआ अन्य नेताओं का, तब शायद उसने स्वाधीनता आंदोलन में अपना सक्रिय होना शुरू किया। इसलिए अगर हमने स्वाधीनता आंदोलन को समूचे में, समग्रता में, मुकम्मल तरीके से देखना हो, तो मुझे लगता है कि 1193 के पश्चात लगातार ऐबक हो, अल्तमश हो, बलबन हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, जलाउद्दीन खिलजी हो, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहां तक ले लें, और यहाँ तक 1947 तक, अगर हम इस भारतवर्ष के इस गुलामी के इतिहास को नहीं पहचानेंगे तो दिक्कत होगी या गलती करेंगे। दुख की बात यह है कि कहते तो हम ये हैं कि हम 800 वर्ष या 1000 वर्ष गुलाम रहा भारत, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन ने क्या 1857 से पहले किया नहीं? क्या ये कहाँ गए 800 साल या 600 साल? क्या भारतवर्ष के लोगों में स्वाधीन होने की कोई चेतना नहीं रही होगी? निश्चित रूप से नहीं। सिर्फ 200 वर्ष का नहीं था। 1857 में सिर्फ वो देसी राजाओं का अपने उत्तराधिकारी, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए नहीं था। वो निरंतरता, उस स्वाधीनता की चेतना की एक निरंतरता थी जो 1857 में इस रूप में हुई। अगर आप देखेंगे तो आप लगातार देखेंगे, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, बाद में लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई देती है, लेकिन कहीं भी आप उस निरंतरता में कहीं भी एक तरीके से, कहीं भी उसमें गैप, अंतराल नहीं देखेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि जब हम स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी के योगदान या गर्व की बात करते हैं, या जो हिंदी ने जो स्वाधीनता की चेतना जगाई, उसको हम शुरू करें बहुत पहले से, उसको हम भक्तिकाल से शुरू करें। और भक्तिकाल की उस निरंतरता में निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे भारतेंदु के समय तक
निरंतर रूप से और भारतेंदु के पश्चात भी भक्ति काव्य रचा जाता रहा। भक्ति का मतलब सिर्फ वो नहीं है, उस ईश्वर के प्रति समर्पण ही नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने भीतर उस आत्मबल का संचार कर लेना, जिसमें वह किसी के भी सामने कहता है कि आप जो हैं, मेरे और आपके बीच में कोई फर्क नहीं है। आप उस सिंहासन पर बैठे होंगे, मैं बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, लेकिन उस जीव के रूप में हम दोनों एक हैं। ये जो एकता का भाव है, ये जो स्वाधीनता का भाव है, ये जो किसी भी अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने का जो भाव है, वो भक्ति का भाव देता है। भक्ति का भाव देता है। आप देखें, कहीं से भी देखें, अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो आप मुझे रोक दीजिएगा। उसमें जी मैं बोलने वाली थी कि हमें लगता है कि हमें इस विषय पर थोड़ा सा और रोशनी दूसरे तरीके से भी डालनी चाहिए। अगर मैं जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अगर इसको हम कोट करके 1193 की तरफ ले जाएं, तो क्या ऐसा कोई स्वर सुनाई देता है कि उस समय हिंदी को लेकर के ऐसी कोई वाणी कही जा रही थी? जैसे आजकल हम एक जब ओज आ जाता है, जब हम काव्य की बात करते हैं या काव्य शैली में कोई बात रखते हैं, तो वहाँ एक ओज प्रकट होता है। और वो ओज क्या, आप उसको यहाँ पर हमारे लोगों को थोड़ा सा उल्लेखित करेंगे कि हमें उस ओज को भी देखना चाहिए। तब मैं एक उस समय जो बनी कमेटियां थी जो मोहम्मद इंग्लो और इस तरह की, तो उस पर मैं संजीव जी का टिप्पणी लेना चाहूंगी। प्रसाद जी ने तो बहुत बाद में लिखा ये जो गीत है, वो तो सीधे सीधे 1757 से जो संबंध है, 1857 से भी संबंध नहीं है उसका। लेकिन एक बात मैं बड़ी आराम से कहूंगा, अगर मैंने भक्ति काल से जोड़ा तो मैं कहता हूँ कि वो ओज जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सब यद्यपि परम सनी। ये तो दास से भाव का भक्ति, जिसको हमें पढ़ाया जाता रहा, पढ़े जाते रहे, आप लोग पढ़ते रहे, कि दास भाव का भक्ति, इतना ओज की पंक्ति मुझे नहीं लगता किसी और कोई कह सकता है। कहता आपका करीब का, आपका संबंधी, आपका प्रेमी, आपका पुत्र पिता कुछ भी हो, और उदाहरण दे करके कहते हैं, तर्क के साथ कहते हैं। तो मैंने इसलिए मैंने कहा कि स्वाधीनता की हमारी जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, हम कहते हैं कि भारत 1000 वर्ष गुलाम रहा, आंदोलन हमारा 1857 से शुरू हुआ। इस विडंबना को, इस असंगति को दूर कर लेंगे तो हम स्वाधीनता की अपनी चेतना में एक अनवरतता, एक निरंतरता, एक लगातार जो हमारे भीतर स्वातंत्र की चेतना, जिसके कारण हम कहते हैं कि भारत कभी वो हस्ती है जो मिट नहीं सकती, जो कभी भी वो है वो निरंतरता, जिसके कारण भारत राजनीतिक रूप से गुलाम हुआ, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अफगानिस्तान तक धर्म परिवर्तन होते गए, इस्लामिक राष्ट्र बनते गए। सिकंदर भी आया। मैं तो सिकंदर से शुरू करता हूँ। कहते हैं, अभी पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था कि सिकंदर ने कहा यहाँ तक आया, हमने कह दिया बचपन में हो गया, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, उसके आगे क्यों नहीं बढ़ा भाई, क्यों नहीं बढ़ा? कह दिया कि बहुत लड़ चुका था। ये क्या तर्क लगता है? अजीबो गरीब तर्क है इतिहास में। एक छोटी सी बात कहते थे, आपको मैं सौंपूंगा। अशोक के बारे में कहा गया 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की डेथ होती है, और 269 ईसा पूर्व में अशोक ने राज्य ग्रहण किया। और इतिहास में क्या लिखा जाता है? इन 3 वर्षों के बारे में इतिहास मौन है। और मौन के बाद क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है उसमें इन 3 सालों में वो 100 अपने भाइयों का हत्या करके इस गद्दी में बैठा। इतिहास मौन है, कोई स्रोत नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। कौन से इतिहासकार ने कहां से अनुमान लगा लिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मारा था, उसके लिए बैलेंस करना है अशोक को, क्योंकि अशोक चक्र था यहाँ पर। अशोक हमारे लिए सबसे बड़ा साम्राज्य था। अशोक वो था जिसका हृदय परिवर्तन हुआ था, अगर हम माने वास्तव में तो। किसका हृदय परिवर्तन हुआ? शीश काट करके, दीवार में चिनवा करके नहीं हुआ। इसलिए हम अपनी स्वाधीनता की उस चेतना को, हम जब से गुलाम हुए तब से निरंतर हम स्वाधीनता अपनी, हमारे भीतर जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तेज था, उस तेज को हमने कभी छीन नहीं होने दिया। राजनीतिक रूप से हो सकता है कि सिंहासन पर आकर के बैठे हों लोग, लेकिन हमें वास्तव में कभी पराधीन नहीं कर पाए। ये सत्य है। मैं यहाँ तक बात लाना चाहता था। शुक्रिया सर। आप दोनों के इस संदर्भ से कुछ चीजें मुझे लगता है कि दृष्टि साफ हुई होगी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज भी हमें यही पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था, अकबर द ग्रेट। तो वो कोर्स कंटेंट का भी सवाल है कि उस पर कमेटियां क्यों नहीं बिठाई गई, एक अलग बिंदु हो जाएगा।
मैं चंदन जी से जानना चाहूंगी कि जब हम हिंदी प्रदेशेतर की बात करते हैं, हिंदी प्रदेशेतर में जब हिंदी का एक उत्थान आता है तो हिंदी में सबसे ज्यादा दूसरे प्रदेश के लोगों ने आकर के अवदान दिया, वो स्वतंत्रता चेतना में किस तरह से सहायक सिद्ध हुई या किस तरह से उसको आप देखते हैं? स्वतंत्रता चेतना नहीं, आपने हिंदी इतर राज्यों में जो रचनाकार और अन्य लोग हैं उन्होंने हिंदी के भारत के स्वतंत्र चेतना में क्या योगदान। देखिए, हिंदी का प्रश्न और भारत की आजादी का प्रश्न अनिवार्यतः पर्याय नहीं है, इस बात को सोचिएगा। अगर आप इस प्रश्न को इस रूप में रखेंगे तो यह अन्य भारत भाषाभाषी लोगों को ठेस पहुंचा सकती है। इस देश में एक सांस्कृतिक सातत्यता का भाव रहा है और वो भाव अपने ढंग से यहाँ के रचनाओं में, भक्ति आंदोलन में, और मैं तो बराबर एक बात कहता हूं कि भक्ति आंदोलन यहाँ से लेकर और प्रागज्योतिषपुर तक यानी असम तक अखिल भारतीय स्तर पर असमिया कवि हैं शंकरदेव कभी भी असम की बात नहीं करते, गुरु नानक देव जी पंजाब की बात नहीं करते, ब्रजभाषा क्षेत्र के कवि ब्रजभाषा क्षेत्र की बात नहीं करते, जब भी बात करते हैं तो भारतवर्ष की बात करते हैं। यानी भारत की साहित्यिक चेतना में एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्र की बात बराबर से रही है। मुझे शंकर देव जी का वाक्य बराबर में उद्धृत करता हूं, धन्य धन्य भारतवर्षे, धन्य धन्य भारत भूमि। सुब्रमण्यम भारती तमिल के कवि हैं, शिवाजी पर कविताएं लिखते हैं। तमिलनाडु कहाँ है, तमिल प्रदेश कहाँ है, शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे। यानी कहीं ना कहीं आप आज भी जाएं, मैं तो जाता रहता हूं, अगर आप माजुली जाएं और आप कहें कि आप ब्रजभूमि से आए हैं तो ऐसे आपसे व्यवहार होगा जैसे आप कृष्ण के वंशज हो। ये चेतना कहां से आई भाई? अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है पार्वती थान, मालिनी थान, परशुराम कुंड, ये सांस्कृतिक प्रतीक हैं जो इस देश को भारत बनाते हैं। हिंदी उसका एक हिस्सा है। इस देश के सांस्कृतिक और सातत्यता और राष्ट्रीय भाव को हिंदी इतर कवियों ने भी बनाया है। भाषा अलग हो सकती है पर भावबोध एक है। पहला तो ये। दूसरा, हिंदी क्षेत्र की भाषाई चेतना में एक विशिष्टता हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। हिंदी क्षेत्र की भाषाई चेतना आत्ममुग्धता की चेतना नहीं है। आत्ममुग्धता समझ ही रहे होंगे, एक साइकोसोमेटिक मोड, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा तो कोई है नहीं, उस साइकोसोमेटिक मोड की चेतना नहीं है। और मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि भारतेंदु का बलिया वाला भाषण पढ़िएगा। जी साहब, आज तो कोई ताकतवर आदमी देखता है तो उसके सामने लोग उकड़ू हो जाते हैं। बलिया वाला भाषण मैं अभी पढ़ रहा था, ये डीटी रॉबर्ट्स के सामने दिया हुआ भाषण है। उसकी 2 पंक्तियां मैं उद्धृत कर रहा हूं, हिंदी की चेतना को आप समझ जाइएगा। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा पर भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। यह चेतना क्या है? और यह चेतना आपको एक आत्मचिंतन का भाव देती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदी की पूरी परंपरा में विसंवादी स्वरों को भी उतना ही स्थान दिया गया जितने संवादी स्वरों को स्थान दिया गया है।
और ऐसा इस देश में विभिन्न भाषा भाषी साहित्य में हुआ होगा। मेरी जानकारी मेरी बुद्धि के अनुसार असमिया की है और कुछ जानकारी आदि और निसी भाषाओं की है। मैं कह सकता हूं कि असमिया में और आदि और निसी में, आदि और निसी अरुणाचल में वहाँ के वनवासी समुदायों के बीच बोली जाती है। अगर निसी को आपको समझना हो तो अपने किरण रिजिजू साहब की रिश्तेदारी निसियों में है, तो निसी भाषा के लोग हैं। वो अपने तो शहर दुक्के में, पर वो निशी में। तो आदि और निशी में इस किस्म की चेतना रही, और वो चेतना क्या है कि देश हमारा है, हमारी भाषा में चलेगा। और भारतेंदु इस बात को कहते भी हैं। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, हिंदी में नवजागरण की शुरुआत 2 वाक्यों से होती है, और दोनों ही भारतेंदु के पत्रिकाओं के ध्येय वाक्य हैं। जैसे दैनिक जागरण का एक ध्येय वाक्य होगा, वैसे ही भारतेंदु के हैं, हो ही मनुष्य हैं क्यों भये हम गुलाम हुए भूत, आदमी तुम भी आदमी हम भी, तुम राजा और गुलाम नहीं चलेगा, और नारी नरसम होई, स्त्री पुरुष के बराबर होगी। यह 2 वाक्य हिंदी नवजागरण में हिंदी की स्वातंत्र चेतना के साथ बराबरी के ये 2 बिंदु जुड़े हुए हैं, और ये बराबरी के 2 बिंदु एक लोकतांत्रिक सबल राष्ट्र के निर्माण के मूल बिंदु हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में जिस संविधान की हम कसमें खाते हैं, उसके ये मूल बिंदु हैं जो हिंदी की आत्मचेतना से निकलते हैं। इसलिए जब हिंदी पर आप बात करें तो हिंदी आत्ममुग्धता की भाषा नहीं है मैम, हिंदी आत्मचेतना की भी भाषा है। और जिस राष्ट्र के निर्माण की आप बात करते हैं, वह राष्ट्र का निर्माण आत्मचेतस व्यक्ति के साथ आत्मालोचन की प्रक्रिया से निकला हुआ राष्ट्र है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से इस संदर्भ को हम सबके सामने रखा। और हिंदी प्रदेशेतर की जब बात होती है तो पत्रकारिता में भी अगर हम जाए तो उदंत मार्टन भी एक बंगाली होते हुए भी हिंदी से उसकी शुरुआत होती है, और केशव चंद्र सेन जी भी 1873 में सुलभ समाचार के माध्यम से हिंदी का अलग जगाते हैं। तो ये एक अलग पक्ष हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इस सवाल को अनिजय सर से समझने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि जब हम हिंदी कविता, कहानी या उपन्यास की बात करते हैं तो किन विधाओं ने सबसे ज्यादा हिंदी के स्वाभिमान को या स्वाभिमान जगाने में अवदान दिया, इसको किस दृष्टिकोण से आप उल्लेखित करेंगे या चिन्हित करना चाहेंगे? देखिए, अगर बड़ी स्पष्टता से देखें तो हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हमने साहित्य का, हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, उसमें आधुनिक काल से पहले गद्य की विधाएं तो थी ही नहीं, कविता ही थी। एक बात। दूसरी बात यह भी सच है कि सबसे त्वरित रूप से प्रभावित करने वाली विधा भी कविता ही। मंच की कविता इसीलिए बहुत अधिक प्रसिद्ध भी होती है। मंच पर कहीं कहीं होने लगते होंगे, अब तो खैर व्यंग्य पाठ और कविता पाठ, कहानी पाठ भी होते हैं, त्वरित वाले मत नहीं है। युद्ध के समय भी युद्ध के गान होते हैं जो भीतर ऊर्जा का भाव भर सकता है, उसके लिए तो विधा कविता ही, उसमें कहीं कोई किसी तरीके का, कोई किसी को भी भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ त्वरित रूप से ही नहीं, अगर आप देखें कि स्वाधीनता आंदोलन के बराबर या उससे बल्कि पहले से जो पत्र पत्रिकाएं छपनी शुरू हुई, उसमें निरंतर आप, और अगर 1931 की जनगणना भी देखें तो लगभग 69-70% लोग उस जनगणना में हिंदी भाषी थे। हिंदी भाषी, हिंदी जानने वाले, समझने वाले, हिंदी का प्रयोग करने वाले। बाद में बहुत सारी चीजें राजनीतिक कारणों से उसमें द्वंद्व भी शुरू हुआ, संघर्ष भी शुरू हुआ। लेकिन आप अगर एक व्यापक रूप में देखें, और मैं आमतौर पे कहा करता हूँ, मैं जो कुछ भी कहने में मुझे कहीं कोई किसी तरीके का कोई संकोच भी नहीं होता। जो बात कही जानी चाहिए वो कहनी चाहिए।
आपस में बैठ करके हम कुछ बात कर लें और मन से ना कहें तो ऐसा नहीं है। आज से लगभग 30 साल पहले की बात है, यहाँ तक बात हुई। आप तो 1757 से बात कर रही थी। एक लेख पढ़ा मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल का, और उसमें उन्होंने लिखा कि जो स्वाधीनता आंदोलन की जो भाषा थी वो इतनी देर से हमें स्वाधीनता इसलिए मिली, या उसमें जो आए गतिरोध आए, क्योंकि भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, इस तरीके की शब्दावली के उन्होंने बाकायदा शब्दों का चिन्हित किया। बाकायदा एक लंबा लेख है उनका, से लगभग 30 साल पहले का होगा, 1988, 87, 88, 90 के आसपास का होगा लगभग ये लेख। उसका जवाब भी लिखा था, नवभारत टाइम्स में वो लेख छपा था मैंने। देखा कि उस शब्दावली में, जिस शब्दावली को, असहयोग को लेकर के, मुझे नहीं लगता अगर कोई ये चिन्हित करे या कोई बताए मुझे, तो मैं सचमुच खुश होऊंगा कि उस एक शब्द की वजह से कहीं स्वाधीनता के आंदोलन में, स्वातंत्र की चेतना में कहीं कमी आई हो, तो मैं स्वागत करूंगा जानने का। कोई भी शब्द भीतर जो स्वातंत्र की चेतना थी, ये ठीक है कि जिसने भी वो आंदोलन चलाया, जिस नेता ने, जिस पार्टी ने, जिस दल ने, जिस समूह ने वो आंदोलन चलाया, उसको मालूम था कि इस देश की बहुसंख्यक जनता या इस देश की जनता का हृदय किन शब्दों से झंकृत हो सकता है। एक शब्द होता था सविनय अवज्ञा, और भारत की जनता निकल पड़ती थी। एक शब्द होता था असहयोग करना है। शायद हो सकता है कुछ लोग ना भी जानते हो उसका अर्थ, ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन जनता को मालूम था कि क्या करना है। कम्युनिकेट होता था वो। इस भाषा में कहा हुआ हर शब्द, हिंदी भाषा का हर शब्द, किसी भाषा भाषी का व्यक्ति हो वह भी बोलता था, वह भी जानता था कि इस शब्द का अर्थ क्या है। इसलिए समूचा हिंदी जो स्वाधीनता का आंदोलन है, खासतौर से अगर मैं कहूँ कि 1900 के बाद का देखें तो भी, और लेकिन उससे पहले जो पत्र पत्रिकाएं छप रही लगातार आप देखें, उसमें स्वाधीनता की अद्भुत चेतना नजर आती है। और उसमें ऐसा नहीं है कि वो, आजकल अखबारों को छोड़ दें, अखबारों की प्रसार संख्या तो बहुत है, किताबों की, पुस्तकों की संख्या बहुत कम रहेगी, लेकिन उस समय तो पत्र पत्रिकाओं को का इंतजार, प्रतीक्षा करके लोग इंतजार करते थे कि अंक आने वाला है। शायद आजकल जिस तरीके से होता है कि प्री ऑर्डर, प्री बुक कर लिया, आप छपने से पहले का ऑर्डर कर दीजिए तो इतना होगा, लगभग ये स्थिति होती थी उस समय। पढ़ने की ऐसी अदम्य इच्छा, और उसमें लिखा क्या होता था? लिखा वही स्वतंत्रता की चेतना जगाने का था। उन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ करके लोग बाहर निकलते थे, सड़कों पर निकलते थे, अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ निकलते थे, बर्तानिया के खिलाफ उनके भीतर आग जलती थी। वो आग फिर नजर आती थी जलियांवाला बाग में। यही था वो। तो उसमें पक्ष रखा आपने। तो चूंकि बात पत्र पत्रिकाओं के परिप्रेक्ष्य में ही हो रही है और कविता संग्रह, जाहिर सी बात है कि कविता विधा ने ही स्वर को ज्यादा मुखरित किया है। तो राष्ट्रीय चेतना बोध में हम अगर बाल गंगाधर तिलक के केसरी और गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप और महात्मा गांधी के अखबारों को ले लें, तो ये सारे आंदोलन के तौर पे काम किए थे। मैं चंदन सर से इस संदर्भ में जानना चाहती हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य को अगर आज के संदर्भ में 1947 के परिप्रेक्ष्य से जोड़ा जाए, क्योंकि 1920 के आसपास उनका निधन भी हो गया था बाल गंगाधर तिलक जी का, तो उन्होंने केसरी के माध्यम से जो बात कही थी कि अगर देश की कोई भाषा हो सकती है आत्मा और स्वतंत्रता और चेतना और बोध की, तो वो सिर्फ हिंदी ही हो सकती है। तो उसको आप किस संदर्भ में हमें व्याख्यायित करेंगे? सुनीता जी, माननीय बाल गंगाधर तिलक जी के इस वक्तव्य से असहमत होने का कोई प्रश्न नहीं है। पर क्या होता है कि जब हम इतिहास की व्याख्या करते हैं तो अपने हिस्से का इतिहास चुन लेते हैं, और एक लंबा अतीत है भारत का, और हर व्यक्ति अपने हिस्से का कुछ इतिहास चुन लेता है। लंबा अतीत आपको ये छूट भी देता है कि आप अपने हिस्से का इतिहास चुन लें और उसकी व्याख्या करें। पर जब आप पढ़ने पढ़ाने के इलाके में हैं, आप बौद्धिक हैं और आपकी रोजी रोटी बौद्धिकता से चलती है, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप जो उससे इतर तर्क हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब तिलक मराठी थे, मराठी भाषी थे,
जब हिंदी की बात कर रहे थे तो वो भावनात्मक मुद्दा नहीं था। गांधी जब हिंदी की बात कर रहे थे तो वो भावनात्मक मुद्दा नहीं था। आपके लिए प्रश्न, हिंदी का प्रश्न भावनात्मक मुद्दा हो सकता है। भावुकता की उम्र बहुत कम होती है, प्रभाव ज्यादा होता है। जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अनिवार्य बना दिया तमिलनाडु के विद्यालयों में हिंदी पढ़ने को, और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, पर कुर्सी गई, भाषा के प्रति जिद नहीं गई। मैं जब ऐसा आपसे कह रहा हूं तो आप, मेरा एक निवेदन है कि आप तिलक को, महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी बोले तो मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को और उनके हिंदी विचारों को जब आप पढ़ें तो गलदश्व भावुकता के साथ न पढ़ें। ये नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिराइयो खेलन होरी वाला मामला नहीं है। यह मामला है कि यह एक सबल राष्ट्र कैसे बनेगा, उस राष्ट्र की भाषा क्या होगी, और जब देश बनेगा तो उस देश के लोगों की भाषा क्या होगी, किस भाषा में यहाँ के राग, दुख, द्वेष अभिव्यक्त हो। पहला तो ये है। दूसरा, हिंदी को कोई एकांकी पांथिक मान्यता के रूप में समझने की कोशिश न करें। हिंदी को ब्रजभाषा ने बनाया, हिंदी को अवधी ने बनाया, हिंदी को भोजपुरी ने बनाया। बैसवाड़ी से निराला आते हैं, जयशंकर प्रसाद भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं। आधुनिक जीवन में भी, आधुनिक काल में भी हिंदी जैसे बनती है। हिंदी अपने चरित्र में सामासिक है। हिंदी एसिमिलेटिव है, और शायद इसीलिए, देखिए, बड़े होने की क्या पहचान है? बड़े होने की पहचान ये है कि आप अपने से असहमत को भी सम्मान देंगे। गांधी शायद इसीलिए बड़े थे। हिंदी का स्वभाव यह है कि वह अन्य क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से शब्दावली भी ग्रहण करती है और भावबोध भी ग्रहण करती है, और शायद इसीलिए टिकाऊ है। तिलक जब हिंदी का समर्थन कर रहे हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जब हिंदी का समर्थन कर रहे हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जब हिंदी का समर्थन कर रहे हैं, तो इसी भावबोध के साथ समर्थन कर रहे हैं। अगर हिंदी को आप एक पांतिक, एक पक्षीय और गलदस्यु भावुकता के साथ बोले जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकारिएगा, तो हिंदी की उस सांस्कृतिक सातत्यता के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। यह मेरा निवेदन है आपसे। एक शब्द बोलते हैं गलदस्यु, पता नहीं कितने लोग समझ पाए होंगे, तो प्लीज उसके बारे में बता दीजिए। हर बात पे कहते हो कि तुम कि तू क्या है, हर बात पे रोना, यह जो है ना, हमारे यहाँ एक बहुभाव होता है। हमारे यहाँ जब विदाई होती है ना, तो गौना होता है, जानते होंगे आनंद जी, तो गौना में हर कदम पे रोना होता है। हिंदी सिर्फ रोने धोने की भाषा नहीं है भाई। हिंदी शासन की भाषा है, हिंदी लोकतंत्र की भाषा है, हिंदी संविधान की भाषा है, हिंदी एक सबल राष्ट्र की भाषा है। मेरा तो हिंदी वालों से अक्सर कहना होता है कि हिंदी अगर राष्ट्र भाषा है तो हिंदी में राष्ट्र भी तो होना चाहिए। सिर्फ बल्ली महाराज से गरीबे तक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में, ऐसी भाषा चलती नहीं है। हिंदी का पूरा इतिहास, जो हिंदी में इतिहास लेखन हुआ, और जो बड़े बड़े लोग, हम तो उनकी सिर्फ विद्वता के सामने नतमस्तक हैं, वो दिल्ली से शुरू हुई और कलकत्ता तक जाते जाते हाँफने लगे, ब्रह्मपुत्र के बाद कोई हिंदी है इसकी बात ही नहीं करते कभी। जब आप हिंदी की बात करें तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कटक तक के लोगों की आवश्यकताओं, सुशासन, स्वाभिमान और सत्ता की अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में बात करें। सिर्फ इश्क की भाषा नहीं है। अगर सिर्फ इश्क की भाषा है तो हिंदी का वही हाल होगा जो हिंदी विभागों का हो गया है।
विषय जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन और स्वाभिमान का है, तो हम सत्ता के तरफ धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं। और एक शब्द बार बार ये आ रहा है, सत्ता बनाम भाषा। तो मैं अमनिजय सर से जानना चाहूंगी कि सत्ता बनाम भाषा को अगर नई पीढ़ी समझना चाहे तो इतिहास के आलोक में वो कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि इतिहास जो है हमें आलोकित करता है, दिग्दर्शित भी करता है और कई बार भ्रमित भी करता है। तो ये जो दिग्दर्शन और भ्रमण का केंद्र है, ये सत्ता बनाम भाषा, इस पर रोशनी डालें आप। एक बात बड़ी साफ सी है कि स्वाधीनता के पश्चात भारतीय राजनीति में, ठीक है कि ज्यादातर हमारे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से रहे। आपको मालूम होगा कि जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने कितनी ही देर के लिए, तो उनके लिए सबसे बड़ी थी कि आप हिंदी जरूर सीखिएगा। नरसिम्हा राव तो बहुत बढ़िया हिंदी बोलते ही थे। कोई भी इस देश पर चाहे अनचाहे जब उस गद्दी पर बैठता है तो ये समझ जाता है कि अगर मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता तो मैं शासन नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा देर नहीं चल पाऊंगा, कहीं कोई भी हो, कहीं भी किसी भी प्रदेश से आता हो। ये संविधान नहीं कह रहा, कहीं देश की जनता कह रही, देश की राजनीति कह रही। आम भाषा में बोलचाल करने वाला व्यक्ति कोई आभिजात्यता नहीं, आपको शासन करने के लिए आभिजात्यता दिखाने की जरूरत नहीं, आभिजात्य होने की जरूरत नहीं है, उसका शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जो मैं और आप जिस भाषा में बात कर सकते हैं, पान की दुकान पे जिस भाषा में बात हो सकती है, गली नुक्कड़ पर जिस भाषा में बात हो सकती है, उस भाषा से आपका परिचय है। और वो भाषा कौन सी है? वो इस देश के बहुसंख्यक लोगों की वो भाषा है जिस भाषा के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए 1947 से लेकर 2021 तक हिंदी के बिना कोई सिंहासन पर बैठ नहीं पाया है। बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे हिंदी के प्रति अनुराग या भावात्मक पक्ष नहीं है, बल्कि एक बहुसंख्यक समाज के द्वारा बोले जाने वाली, समझे जाने वाली जो भाषा है, उसमें कई उपभाषाएं और बोलियां हो सकती हैं, लेकिन उसका गर्भनाल का जो संबंध है वो हिंदी के साथ ही नजर आता है। चंदन सर, आपसे मैं थोड़ा सा, जब कमेटियां बनती हैं किसी भी संदर्भ में, चाहे इतिहास में बनी हो, और 1947 के दौरान और आज़ादी के लिए बहुत तरह के कार्य हुए, तो इन कमेटियों का योगदान आज़ादी में किस तरह से रहा होगा या हुआ? किन कमेटियों की बात कर रही हैं आप? सर, हिंदी के संदर्भ को लेकर के, हिंदी भाषिक तत्वों को लेकर के। अच्छा, सरकारी तंत्र द्वारा किए गए प्रयासों की बात कर रही हैं आप या कमेटियों की सिफारिशों की बात कर रही हैं? देखिए, पुनः ये प्रश्न आपके एक बड़े प्रश्न से जुड़ा हुआ है, और वो बड़ा प्रश्न ये है कि सत्ता द्वारा किए गए प्रयास क्या भाषा के प्रयास, भाषा को समृद्ध करते हैं क्या? मैं एक निवेदन करूं आपसे, भाषा सत्ता के गलियारों में नहीं बनती, भाषा विश्वविद्यालयों में भी नहीं बनती, और हिंदी के सत्ता केंद्रों का और हिंदी समाज का तो बड़ा 36 का आंकड़ा रहा है। जो हिंदी समाज का कवि है वो हिंदी के विश्वविद्यालयों का कवि नहीं है, जो विश्वविद्यालयों का कवि है उसे समाज में कोई पूछता नहीं है। तो मेरा सिर्फ एक निवेदन है आपसे कि सत्ता द्वारा किए गए प्रयास समाज द्वारा किए गए प्रयासों को अनुशासित कर सकते हैं, किंचित स्थलों पर उन्हें दिशा दे सकते हैं। जिन समितियों ने, मुझे अगर कोई स्पेसिफिक आप समिति बताती हैं तो उसके मैं उसका उल्लेख भी करता और उसके संदर्भ में मैं बातचीत करता, लेकिन अगर समितियों ने काम किया है, एक कृतज्ञता का भाव तो है, और कृतज्ञता आपके मनुष्य होने की भी का प्रमाण है। हम ये कैसे कहते हैं कि सरकारों ने कुछ नहीं किया, परंपरा में कुछ हुआ ही नहीं, कमेटीज ने कुछ नहीं किया? मेरा सिर्फ एक निवेदन यह है
कि हिंदी अगर कमिटीज की भाषा होती, हिंदी अगर सिर्फ सरकारों की भाषा होती, सरकारों की भाषा अरबी थी, सरकारों की भाषा फारसी थी, सरकारों की भाषा यहां अंग्रेजी भी थी, चली गई। अगर कोई भाषा समाज की भाषा नहीं रहेगी तो वो चलेगी नहीं, चाहे आप जितनी भी कमिटी बना लीजिए। और हिंदी का एक सौभाग्य है, देखिए हिंदी को अगर आपको समझना हो तो रामचरितमानस और महाभारत से समझिए। महाभारत एक ऐसे स्तर पर खड़ा है जहां भाई सुच्चाग्रह नहीं वदस्यामी बिना युद्धे रकेशो, 1 इंच नहीं दूंगा, और दूसरा सब कुछ छोड़ रहा है, सब कुछ राज त्याग करके चला जा रहा है। हिंदी इन दो विरोधी भावबोधों के बीच से रास्ता निकालती हुई भाषा है और इसीलिए बची रही है। अगर उसमें लोहिया हैं तो उसमें दीनदयाल उपाध्याय के भी होने की संभावना है, और लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय दोनों के भावबोध को जिस हिंदी में अभिव्यक्त किया जाएगा वह इस देश के साथ संवाद की भाषा होगी। सिर्फ सत्ता संस्थानों की भाषा, विश्वविद्यालयों की भाषा, पाठ्यक्रम की भाषा, कविताओं की भाषा, एकेडमीज की भाषा, कमिटीज की भाषा, इन पर चीज चलती नहीं। मैं एक बात कह के मैं भाषा कैसे बनती है मैं आपको बताऊं। मैं चेन्नई, जो पहले मद्रास था, उस पौंडीचेरी जा रहा था, बड़ा सुंदर रास्ता है। उस रास्ते में मैंने ऑटो वाले से कहा कि भैया मुझे ऑब्जर्वेटरी जाना है। ऑटो वाले, बिहार के लोग पूरे देश में मजदूरी करते हैं, तो बिहार का था। उसने मुझसे कहा कि भैया यहाँ कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं है। कहा कि नहीं है। कहा कि थोड़ी देर पर अब्दुल बैटरी है। मैं आगे चला गया, मैंने लिखा देखा हुआ, रोड के किनारे ही लिखा हुआ था कि ऑब्जर्वेटरी। मैंने कहा यही तो ऑब्जर्वेटरी है। कहा कि भैया यही तो अब्दुल बैटरी है। जो शब्दकोश की ऑब्जर्वेटरी है वो जनता की अब्दुल बैटरी है। जब हिंदी का सौभाग्य है कि वो गली मोहल्लों की भाषा है, हिंदी का सौभाग्य है कि वह मालियों की भाषा है, हिंदी का सौभाग्य है कि वो नागरी है, वो बाजार की भाषा है। हिंदी को कमिटीज की भाषा मत बनाइए। कमिटियां उस भाषा को नियंत्रित करेंगी, उनको अनुशासित कर सकती हैं, दिशा दे सकती हैं। कोई स्पेसिफिक कमिटी बोलिएगा तो मेरा जो ज्ञान होगा उस पर मैं बातचीत करूंगा। जरूर, मैं उसका भी सवाल रखूंगी, लेकिन मैं अभी अवनिजेश सर से राशि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के आलोक में एक सवाल करना चाहती हूँ। उन्होंने एक उक्ति कही थी अपनी, मैं उसको रखते हुए मैं पूछती हूँ। देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का और आज़ादी के बाद आज़ादी को बनाए रखने का साधन मानते हैं तो सिर्फ हिंदी को मानते हैं। उन्होंने हिंदी को लेकर के कई चीजें की थी, जैसे 1810 में उन्होंने स्थापना की थी, हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1918 में। उसके बाद 1947 में हिंदी रक्षक दल की भी स्थापना की थी। तो उनकी इस उक्ति को कैसे आप देखते हैं कि हिंदी आजादी से पहले और आजादी के बाद भी है और अभी भी है, लेकिन हिंदी पर उस पक्ष को हमें नहीं रखना, सिर्फ हम आजादी के आलोक में इस पर जानना चाहते हैं आपसे। नहीं, पुरुषोत्तम दास टंडन जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी के लिए सर्वोच्च पद तक छोड़ा। नेहरू जी और उनकी शायद बनी भी नहीं, अनंत जी ज्यादा जानते होंगे इस बारे में, पत्रकार हैं, शायद कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा उनको। बात यह है कि अगर मैं फिर आपको ये कहूँगा कि जो हिंदी पर जिन कारणों से जब 14 सितंबर 1949 को ये कहा गया कि हिंदी राजभाषा होगी, और जब संसद में बात आई और ये हो गया कि शुरू में तो 10 साल तक, 15 साल तक, शायद 15 साल तक नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। फिर समितियां बनी जो हिंदी में शब्द बनाती, प्रशासनिक। मैं आपको बताता हूं, आप
हिंदुस्तान में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, आप बैंकॉक में जाइए, थाईलैंड में जाइए, वहां बैंक के लिए शब्द धनागार, वर्ल्ड बैंक के लिए लोक धनागार। वहां के इंजीनियरिंग का जो पाठ्यक्रम है, तो उनसे पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो विश्वकर्मा। भाषा और भाषा के साथ वहां की जीवनचर्या अनिवार्यता जुड़ी होती है। जब हम गढ़ते हैं, जब जीवनचर्या से भाषा को अलग करके देखते हैं, तो भाषा वो स्थायी नहीं हो सकती है कभी। भाषा का संबंध सीधे सीधे हमारे दैनंदिन जीवन से, जीवनचर्या से, सोच से, संस्कृति से। इसीलिए कहा गया, और इसीलिए भाषा को क्या कहा गया कि भाषा अपने आप में एक मिथक है। कैसे हमने सोच लिया, संस्कृत के शब्दों के बात छोड़ दीजिए जहां धातु से शब्द बनते हैं, लेकिन अनंत ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में कोई व्युत्पत्ति नहीं है, लेकिन हमने सोच लिया कि इसको ये कहते हैं तो मान लिया। जैसे लंबे समय तक हम किसी चीज को कुछ मान करके प्रतीक जो है मिथक बन जाते हैं, भाषा अपने आप में एक मिथक है। इस दृष्टि से अगर आप देखें, 1947 से पहले, तमाम स्वाधीनता संग्राम में, और 1947 के पश्चात, मुझे लगता है कि 1947 से पहले लगभग, या संविधान मैं 1947 ही मान लेता हूँ, वो विभाजक रेखा, उससे पहले शायद हिंदी को लेकर के कहीं कोई अगर कोई दिखाई देता हो कोई बहुत ज्यादा विरोध, तो मुझे बताइएगा। उसके बाद दिखाई देता है। तो कारण क्या है? कारण विशुद्ध भाषिक नहीं है, राजनीतिक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें जो हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया वो भी गलत था, ऐसा बहुत बहस चली। अगर आप देखें, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक देश की एक भाषा होनी चाहिए जिसमें वो देश अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, समूचा देश एक भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, उसकी जरूरत है, और वो जरूरत हिंदी पूरा करती है। इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे निर्देश प्राप्त हो रहा है कि मैं बाइंड अप करूं और इस कार्यक्रम का समापन करूं, क्योंकि हिंदी के संदर्भ में हिंदी दिवस जब भी आता है 14 सितंबर को याद करते हुए पखवाड़े के तौर पर हिंदी का एक आयोजन सा, उत्सव सा आयोजित किया जाता है। और उस उत्सव का मुझे जो लबोलुआब लगता है कि हम अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों के संदर्भ में हिंदी के परिप्रेक्ष्य से पूरी तरह से जुड़े रहें। आप दोनों का इस संदर्भ में आजादी के साथ वर्तमान से जोड़ते हुए एक फाइनल स्टेटमेंट चाहूंगी आप दोनों लोगों से, संक्षेप में। देखिए, फाइनल तो स्टेटमेंट ईश्वर ही दे सकता है इस कार्यक्रम का। लेकिन मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ। मुझे सन 1992 का एक प्रसंग याद आ रहा है। हैदराबाद में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का अधिवेशन था, और संघ के 5वें सरसंघ चालक के सुदर्शन जी बोल रहे थे। उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि देखिए, भाषा का प्रश्न भावबोध का भी प्रश्न है, शब्दों के अर्थ का भी प्रश्न है। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, वो उदाहरण आपके सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी मथुरा के आदमी को कहिए जो ब्रज जानता हो, मथुरा जानता हो, वृंदावन जानता हो और गोकुल जानता हो, कि राधा ने कृष्ण की बांसुरी चुराई लिया, तो वो समझेगा कि इश्क का मामला है, राधा दे देगी, हंसी ठिठोली का मामला है, यह माधुर्य भाव की भक्ति का मामला है, भारतीय समाज का मामला है। इसको अंग्रेजी में कह रहा हूँ। राधा इज स्टोलन द फ्लूट ऑफ कृष्णा, और किसी फिरंगी को कहिए तो वह कहेगा कि सो व्हाट, गो टू द पुलिस स्टेशन एंड लॉज एन एफआईआर। भाषा बदलते ही भावबोध बदल गया, सांस्कृतिक प्रतीक बदल गए। इस देश में, इस देश के अधिसंख्यक लोगों की भाषा, गरीबों की भाषा, हम में से बहुत सारे लोगों को माननीय हिंदी ने बनाया है, सरकारी स्कूलों ने बनाया है। तो सरकारी स्कूल और हिंदी हमारे जीवन राग में, और स्वातंत्रोत्तर भारत के मध्य वर्ग के निर्माण में हिंदी की भूमिका को कोई माननीय नजरअंदाज नहीं कर सकता है। इसलिए हिंदी बची रहे, इस देश में स्वप्न बचे रहेंगे, सांस्कृतिक सातत्यता बची रहेगी,
गरीब आदमी के लिए सपना बचा रहेगा, मालियों को माननीय होने के लिए जगह बची रहेगी। अगर हिंदी गई तो सपना भी गया, इसलिए मैं हिंदी के पक्ष में खड़ा हूं। मेरा फाइनल जैसा ही है। सर, आपका विचार इस संदर्भ में टिप्पणी संक्षेप में। देखो भैया, फाइनल एक ही होता है। अगर मैं कुछ बोला तो चंदन जी सेमीफाइनल हो जाएंगे। इसलिए फाइनल कमेंट तो एक ही होता है। फाइनल में कमेंट, फाइनल तक एक ही आदमी पहुंचता है, फाइनल। ठीक है ना? चंदन जी से की बात को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए, मानते हुए, उनका स्वागत करते हुए, मैं चंदन जी की आवाज में अपनी आवाज मिला रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार आप दोनों का। आप दोनों ने हिंदी के संदर्भ में, इतिहास के आलोक में महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सत्र से कुछ ऐसी चीजें छन करके आपको प्राप्त हुई होंगी कि वर्तमान में जिस तरह से हम इंग्लिस्तानी होने के लिए इतना दौड़ भाग करते हैं, तो कम से कम हम इतना गर्व जरूर करेंगे कि हमारी हिंदी गर्व की विषय थी, है और रहनी ही चाहिए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सुनीता जी, प्रोफेसर चंदन चौबे जी और डॉक्टर अवनीजेश अवस्थी जी। आप सबका इस सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।